साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे अड़ोस पड़ोस में काफी घटनाएं ऐसी चल रही हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि अमित शाह जी इस समय पार्लियामेंट में आ नहीं रहे हैं, मोदी जी भी नहीं आ रहे हैं। और उससे भी पहले यह याद कर लेना चाहिए कि अभी महीने डेढ़ महीने पहले अमित शाह जी ने एक ऐलान किया था कि जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं या बॉर्डर हमारे भारत का है, वहां पर 15 किलोमीटर के क्षेत्र में सीमा से जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं सबको हटा लो जितना जल्दी हो सके। और सभी बॉर्डर स्टेट्स में इन्होंने विजिट किया था, वहां पर अपने जितने भी बीएसएफ के या आईटीबीपी के एसएसबी के जवान थे उनसे मुलाकात करी थी। और उसके बाद से आप देख रहे हो कि कई घटनाओं में या कई प्रक्रियाओं में तेजी आई है। फिर चाहे जितने भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी हैं उनको ढूंढने में, या कहीं एसआईआर चल रही है तो एसआईआर पिछले साल से चल रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। मतलब हमारी इंटेलिजेंस को यह पता है कि कुछ ना कुछ बॉर्डर स्टेट में होने वाला है। और इस समय 3 बॉर्डर स्टेट ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं। जी, आप देखिएगा, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आपको इसी साल देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी कई घटनाएं देखने को मिलेंगी। जैसे मैं आपको बताऊं, नेपाल में बड़े स्तर पर जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है और वहां पर हिंदू जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना दो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से ये साउथ ईस्ट नेपाल से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे कई शहरों में फैल गया। इस समय बड़े स्तर पर वीडियोस आ रहे हैं जहां पर देखने को मिल रहा है कि मस्जिदों के ऊपर भगवा लहराया जा रहा है, कई मस्जिदों में तोड़फोड़ भी हो गई है, मुसलमानों के घरों में आगजनी हो गई है, मुसलमानों को भगाया जा रहा है, मुसलमान एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए वीडियो में दिख भी रहे हैं। हालांकि एक आध फेक वीडियो भी चल रहा है कि मुसलमान नेपाल से भूटान भाग रहे हैं, वो फेक है, वो एक जगह से दूसरी जगह ही भाग रहे हैं। और इसके साथ ही डिमांड रखी जा रही है, लगातार जनकपुर में डिमांड रखी गई है कि हमें प्रधानमंत्री आश्वासन दें कि जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। और एक वीडियो और सरफेस हो रहा है जहां पर भारत में एक हमारे संत कह रहे थे 2018 में कि हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत नेपाल से होगी, फिर ये धीरे धीरे भारत तक आएगा। इस तरह से वो भी एक वीडियो चल रहा है। तो नेपाल में आखिर हो क्या रहा है? और इसके साथ ही एक घटना और कल पता चली जिसमें पाकिस्तान भी होड़ लगा रहा है कि हम भी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि साहब हमें भी बर्बाद करो। पाकिस्तान ने हमारे बॉर्डर पर कई गन्स, इस समय करीब 250 से 300 तक गन्स लगा दी हैं और वो युद्ध के मोड में है। उधर बांग्लादेश में अगर देखें तो बांग्लादेश में भी कल 5 अगस्त है, 5 अगस्त को शेख हसीना वर्चुअल संबोधन करने जा रही हैं, भारत में रह करके वर्चुअली बांग्लादेशी लोगों से और अपनी आवामी लीग से संबोधन करेंगी। वहां पर बांग्लादेश ने भारत को चेताया है कि इस तरह की हरकत करना भारत के लिए ठीक नहीं है, उस तरह से कहा है। तो ये मुद्दा क्या है, मामला क्या है, और ये हमारे जो शीर्ष नेता हैं ये गायब क्यों हैं, दिख क्यों नहीं रहे, उतने ज़्यादा स्टेप्स क्यों नहीं उठा रहे हैं, उन सब पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यान से आप सुनते जाना और एक एक करके चीज़ों पर ध्यान देना। देखिए, नेपाल सेंसिटिव है कि साहब हमें हिंदू राष्ट्र बना दो। बांग्लादेश में 3-4 घटना एक साथ हुई हैं। पहला ये कि अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश का पीएम गया था चाइना, जहां चाइना ने आश्वासन दिया है कि जो ये तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी के आसपास हम प्रोजेक्ट बनाएंगे आपके यहाँ, मोंगला पोर्ट पर हम काम करेंगे, चाइना ने कहा है। उधर अभी घटना है अभी रिसेंट कि बांग्लादेश में बांग्लादेश की आर्मी के साथ यूएस की आर्मी ने एक एक्सरसाइज करी है, टाइगर लाइटनिंग एक्सरसाइज, पिछले 4-5 साल से लगातार कर रहा है। अभी हाल ही में करी है, वो भी चिट्टागांव हिल्स पर करी है। ये वो हिल्स हैं जो भारत से भी बॉर्डर बनाती हैं, जो म्यांमार से भी बॉर्डर बनाती हैं, और ये वो सेंसिटिव एरिया है जहां पर कथित तौर पर कहा जा रहा है कि यूएस चाहता है कि एक नया देश बनाया जाए जालिंगम नाम का, जिसमें भारत के भी कई पोर्शन शामिल होंगे। ये हालांकि थोड़ा बड़ा बनेगा, इतना बड़ा, जिसमें भारत का मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश का चिट्टागांव, म्यांमार का भी एक पोर्शन आएगा। और इसीलिए आप देख रहे थे शेख हसीना के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था। शेख हसीना से सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा गया था, उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद उनको वहां से तख्ता पलट करके जाना पड़ा। और भारत में भी मणिपुर का जो विवाद चल रहा है वो ड्रग्स की वजह से चल रहा है। और जिस तरह से मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, असम में हम अपनी तरफ से घटनाएं चला रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए चला रहे हैं ताकि यहाँ पर वो मंसूबे सक्सेसफुल ना हो जाएं जो बाहर के देश करना चाह रहे हैं। इसलिए आपने कुछ दिन पहले देखा था कि अमेरिका का एक जासूस भी इस क्षेत्र में मिला था, यूक्रेन के जासूस भी इस क्षेत्र में मिले थे। ये क्षेत्र इस समय हमारे जितना आप बताते हैं मणिपुर में हिंसा हो रही है, मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं हो रही है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहे हैं जो करवाए जा रहे हैं। तो बांग्लादेश में अचानक से यूएस भी इंटरेस्टेड है,
चाइना भी इंटरेस्टेड है, और अभी आपने देखा था रशिया ने भी कहा था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रशिया ने कहा था कि बांग्लादेश के साथ ट्रांजैक्शन में या ट्रेड करने में हमें इंडियन रुपी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो रशिया अपनी वजह से इंटरेस्टेड है और भारत इंटरेस्टेड होगा ही होगा क्योंकि हमारा पड़ोस है। अचानक से 4 देश बांग्लादेश में इंटरेस्ट दिखाने लगे और अब यह कहा जा रहा है कि शेख हसीना, चूंकि 5 अगस्त 2024 को ही जब तख्ता पलट हुआ था तो वहां से भाग करके भारत आई थी और कल 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त को ही ये संबोधन करेंगी, वर्चुअल संबोधन बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के जो विदेश राज्य मंत्री हैं उनका कहना ये है कि भारत इस तरह की गतिविधि को होने न दे, क्योंकि ये दोनों देशों के रिलेशंस को खराब करेगा, हम दोनों देशों के रिलेशन खराब हो जाएंगे। आखिर भारत क्यों होने दे रहा है? क्योंकि भारत को भी प्रेशर बनाना है। भारत क्यों चाइना को अपने मंसूबे में कामयाब होने देगा? भारत क्यों चाहेगा कि यूएस यहां पर आकर के किसी तरह की कोई एक्टिविटी करे जिससे म्यांमार को वो प्रभावित करने का प्रयास करे? यूएस की अभी जो मंशा है ना, वो बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार को प्रभावित करने की भी है। वो म्यांमार में भी चाहता है कि जो यहाँ की जुनता पार्टी है या जो आर्मी का जो रूल है वो यूएस के हिसाब से चले, चाइना के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो बांग्लादेश आने वाले समय में आप देखोगे ये पाकिस्तान बन जाएगा। जैसे पाकिस्तान है वो कभी चाइना के गोद में खेलता है, कभी यूएस की गोद में खेलता है, कभी खुद के ही अपने लफड़ों में फंसा रहता है, कभी भारत पर आक्रमण कर देता है। तो पाकिस्तान का जो हाल है वही आने वाले समय में बांग्लादेश का होने वाला है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि बांग्लादेश, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के भी टुकड़े होंगे, ये मेरा अनुमान है, बांग्लादेश के भी टुकड़े होंगे और भारत अपना ये जो जैसे चिकन नेक कहा जाता है इसे चौड़ा करेगा और हो सकता है चट्टागोंग ट्रैक पर हमारा ही जो है रूल आ जाए। ऐसा हो सकता है, मुझे पता नहीं है, अभी आने वाले समय में देखा जाएगा। तो बांग्लादेश इस समय हमारे साथ चेस का खेल खेलना चाह रहा है और उसे ये पता नहीं है कि मास्टर कौन है, उसे पता ही नहीं है कि उसे चारों तरफ से घेरा किसने हुआ है। तो बांग्लादेश बिना मतलब में फंसेगा, बुरा फंसेगा, देखने वाली बात होगी। बांग्लादेश में अगर किसी भी तरह की कोई, अच्छा कल जब शेख हसीना यहाँ से लाइव प्रसारण कर रही होंगी, आवामी लीग के साथ संबोधन कर रही होंगी, तो आप देखेंगे आवामी लीग में दोबारा से कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस दिक्कत बनेगा किसके लिए? वहाँ के पीएम के लिए, जो कि इस समय बड़े ही कंफर्टेबली अपना शासन चला रहे हैं। अगर शेख हसीना की जो पार्टी है वो रिवाइव हो गई, उन लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया, तो बांग्लादेश में हो सकता है एक सिविल राइट हो जाए। क्योंकि मुजिबुर रहमान की जो पार्टी है उसका अपना एक सोचना है, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। आवामी लीग ठंडे इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि शेख हसीना ने अभी तक उनसे कोई संबोधन नहीं किया, पहली बार संबोधन होगा और इस साल के अंत में हो सकता है शेख हसीना बांग्लादेश जाएं भी। तो बांग्लादेश में 2 गुट बन सकते हैं, सिविल राइट हो सकता है, भगदड़ मच सकती है। इस स्थिति में कहीं ये भाग करके इंडिया ना आ जाए, इसलिए हमें अपने बॉर्डर जल्द से जल्द सील करने की आवश्यकता है। अब आप समझ गए बॉर्डर सील करने की बात क्यों करी जा रही थी। पॉइंट नंबर 1, तो बांग्लादेश की घटना मैंने आपको बता दी। अब आते हैं नेपाल के ऊपर। नेपाल में, अच्छा बांग्लादेश में एक चीज और दिखा दूं मैं आपको। बांग्लादेश में ये है चट्टागांव हिल्स, ठीक है, बड़े मैप के अनुसार। अच्छा अब नेपाल में आते हैं। नेपाल में साहब हो क्या रहा है? नेपाल में मांग करी जा रही है हिंदू राष्ट्र बना दो, और नेपाल में जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं बालेन शाह, वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे, किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। 2-3 बार आकर के लाइव आकर के उन्होंने बस अपनी जनता से एक आया कि कृपया शांति बनाए रखें, कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस एक्शन ले रही है, जितने भी उपद्रवी उनको पकड़ा जा रहा है, लेकिन इस बात पर कोई आश्वासन नहीं आया कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। आप कहेंगे हिंदू राष्ट्र की रट क्यों लगाया हुआ है नेपाल? क्या ये हिंदू राष्ट्र पहले था? जी हाँ, ये पहले हिंदू राष्ट्र था, ये बाद में सेकुलर बन गया। सेकुलरिज्म का कीड़ा नेपाल को कैसे चटाया गया? वैसे ही चटाया गया जैसे भारत को चटाया गया था। देखो जल्दी से मैं आपको घटना बता देता हूँ। 750 से लेकर के 1750 के बीच में, इन 1000 सालों में नेपाल में वापस हिंदुज्म आया था। ये बीच में बुद्धिस्ट बन गया था, ये बुद्धिज्म से फिर वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ था। पहले नेपाल बिखरा बिखरा सा था, कई सारी जितनी भी ट्राइब्स होती हैं इसको रूल करती थी। फिर 1750 के आसपास यहाँ पर लच्छवी ट्राइब है जो काफ़ी बड़ी ट्राइब थी, उसका शासन होने लगा और फिर वहाँ से नेपाल एक प्रॉपर रूल में आया। नेपाल पर कभी भी किसी दूसरे देश का शासन नहीं रहा है, ठीक है। तो बुद्धिज्म से हिंदुज्म बना कब? 1750 के आसपास, और यहीं से नेपाल में शासन स्टार्ट हुआ था एक राजा का, मोनार्की, ठीक है। मोनार्की के साथ साथ एक पीएम यहां पर हुआ करता था, पीएम को बोलते थे राणा। राणा का शासन चलता रहा, पीएम फिर हेरिडिटरी हो गया था और शासन चलते चलते ये मामला चलता रहा 1951 तक। 1951 में लोग यहाँ पर डिमांड करने लगे, यहाँ पर नेपाली कांग्रेस बन गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रभावित होकर के। भारत में आज़ादी की मांग करी जा रही थी अंग्रेजों से, उसी से प्रभावित होकर के नेपाल के लोगों ने नेपाली कांग्रेस बना ली थी। और 1951 में जब ज़्यादा ही
आंदोलन वहां पर उग्र हो गया, तो राजा ने कहा कि एक काम करते हैं, अब राणा की व्यवस्था खत्म कर देते हैं, अब सिर्फ राजा रहेगा और नेपाली कांग्रेस शासन में रहेगी, जो यहाँ पर नियम कायदे कानूनों को लागू करेगी, लोगों का विकास करवाएगी। लेकिन नेपाली कांग्रेस लंबे समय तक शासन में नहीं रह पाई। इसे 1959 में राजा ने हटा दिया और कहा कि भाई अब तुम नहीं रह सकते। फिर राजा ने वहां पर एक पंचायती सिस्टम लगा दिया, खुद ऊपर रहता था, नीचे पंचायतों के जरिए पूरे देश को चलाता रहा, और यहीं से स्टार्ट हुई कम्युनिज्म की। यहां पर कम्युनिज्म धीरे धीरे बढ़ता गया चाइना के प्रभाव में, और देखा गया कि 1994 तक, 1951 से लेकर के 1994 तक कम्युनिज्म का इतना ज्यादा प्रभाव हुआ कि यहां पर एक पार्टी बनी यूएमएल, ठीक है, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये पार्टी सत्ता में आई 1994 में, और किंग तो था ही, किंग के साथ अब सत्ता में आ चुकी थी यूएमएल, यानी कि नेपाल में भी अब कम्युनिज्म आ चुका था, जो कि चाइना में था। ये जो यूएमएल पार्टी आई थी, ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह पाई, 9 महीने सत्ता में रह पाई थी, और इसे फिर सत्ता गंवानी पड़ी। अर्थात 1994 से लेकर के अगर हम 2006 तक की बात करें, तो इस कालखंड में नेपाल में सिविल राइट्स जैसी स्थिति बनी रही। कभी दंगे हो रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं, फिर हो जा रहे हैं, कभी कोई डिमांड, कभी कोई डिमांड। यानी कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, 1951 से ही प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी कि कैसे भी यहां पर साम्यवाद, कम्युनलिज्म लेकर के आओ, और धीरे धीरे वो सब आता रहा, और 1994 तक ये पीक पर पहुंच गया। जब वो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी टिक नहीं पाई, तो उसके बाद यहां पर एक सिविल राइट जैसी स्थिति हो गई, और करते करते फिर फाइनली 2006 में ही ये घोषणा हुई कि हम अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहेंगे, अब हम सेकुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये हिंदू राष्ट्र था, 2006 में इनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा था और ये सेकुलर राष्ट्र बन गए थे। तो किस तरह से पूरे समाज में एक ब्रेन वॉश किया गया होगा ये कम्युनिस्टों द्वारा, और सेकुलरिज्म का कीड़ा इनके अंदर पैदा कर दिया गया। यही कम्युनिस्ट विचारधारा हमारे देश में चलाई जाती है, कभी अरुंधति रॉय के रूप में, कभी जेएनयू के रूप में, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूप में, कभी प्रोफेसर्स के रूप में, कभी बॉलीवुड के रूप में, कभी आंदोलनकारियों के रूप में, एक्टिविस्ट के रूप में। ये सब लोग मिलकर के कोशिश करते हैं कि भारत को लिबरल बना दो, लिबरल बना दो, यहाँ पर ये क्या धर्म भर्म करते रहते हो। इस तरह की हमें एक चटनी चटाई जाती है कि धर्म भर्म कुछ नहीं होता, जबकि ये लोग मुसलमानों के साथ मिलकर के करते हैं। मुसलमानों से कभी नहीं कहते कि धर्म भर्म कुछ नहीं होता, हिंदुओं से कहते हैं केवल। पूरी दुनिया में कोई भी देश उठा करके देख लो, हर जगह कम्युनिस्ट और मुसलमान आपस में लड़ रहे होते हैं। भारत में ही ये दोनों मिलकर के हिंदुओं से लड़ रहे होते हैं। यही काम इन्होंने नेपाल में किया था, और नेपाल में जो सेकुलरिज्म का कीड़ा ये इन्होंने पैदा किया, वो ये एक माहौल बना करके किया कि क्या हिंदू 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 करते रहते हो, क्या ऑर्थोडॉक्स बने रहते हो, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म होना चाहिए। और सेकुलरिज्म के साथ साथ इन्होंने एक बीमारी और पाली थी। वो बीमारी क्या थी बताता हूं। जैसे हर देश में किया जाता है कि भाई सेकुलरिज्म तो तुम्हारे अंदर आ ही गया है, अब अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ये क्या राजा राजा चलता रहता है। फिर जाकर के इन्होंने तय किया कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। 2007 में इन्होंने एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अंतरिम यानी टेम्परेरी टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन 2007 में। और इन्होंने कहा कि 2007 में हम कॉन्स्टिट्यूशन इंटरिम बना रहे हैं, लेकिन उसे प्रिपेयर करेंगे, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना करके 2010 में लागू कर देंगे। पर फाइनली 2010 में लागू कर नहीं पाए थे, उसमें कई दिक्कतें आ गई थी। ये 2015 में लागू कर पाए थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलो साहब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की यहां पर शुरुआत तो हो गई, और इन्होंने अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया 2008 में। ये बन गए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो जहां कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा ना, तो यहां ये डेमोक्रेसी लेकर के आ गए, डेमोक्रेसी की बात करने लगे, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। यहां आकर के रिपब्लिक हो गए, रिपब्लिक प्लस डेमोक्रेटिक प्लस सेकुलर, ये तीन चीजें इन्होंने धारण कर ली, रट ली। रिपब्लिक का मतलब होता है जब देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति है, देश का राजा कह लो या देश का टॉप हेड है, देश का हेड जब जनता के द्वारा चुना जाए। जनता या तो डायरेक्टली चुन दे या इनडायरेक्टली चुन दे। अमेरिका में डायरेक्टली चुना जाता है, ठीक है, भारत में इनडायरेक्टली चुना जाता है। भारत में हम क्या करते हैं, अपने एमपीज को चुन करके भेजते हैं, फिर वो लोग आगे जाकर के अपना चुनाव वुनाव कर आके राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहां पर बोला गया राजा वाजा की व्यवस्था खत्म करो, रिपब्लिक बना दो इसे, और डेमोक्रेटिक व्यवस्था होनी चाहिए, वोटिंग करके ही चुना जाए कौन ऊपर पहुंचेगा, और साथ ही सेकुलरिज्म हो। ये इनके अंदर आ गया, और फिर फाइनली इनके यहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के विवाद रहा, और 2015 में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया।
उसमें फिर विवाद स्टार्ट हो गया था, फिर उसमें करेक्शन करके 2-3 साल बाद उसे फिर लागू किया ठीक से। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये मैं कई बार बता चुका हूँ वीडियोज़ में, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा इसे, बट बताना ये चाह रहा हूँ, ये पहले हिंदू राष्ट्र था, इनको ब्रेन वॉश कर दिया गया, सेकुलर बना दिया गया। उस सेकुलरिज्म की वजह से ही देख रहे हैं कि कभी इनकी कोई सरकार पूरी चल ही नहीं पाई है जी, कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, और तमाम तरह की दिक्कत हो रही है वो अलग, चाइना वो इन्फ्लुएंस डाल रहा है वो अलग, इनका विकास रुक गया है वो अलग। तो उन्होंने कहा भैया हमें पहले जैसा हिंदू राष्ट्र बना दो, हमें वो सब नहीं चाहिए। इसलिए ये लोग भड़के हैं। जो कांवड़ यात्रा हमारे यहाँ होती है, वहां पर होती है बोल बम यात्रा, तो जिसमें बताया जा रहा है कि लाउड स्पीकर बज रहे थे किसी मस्जिद में, ये लोग अपने नारे लगा रहे थे, इसको लेकर के क्लैश स्टार्ट हो गया। क्लैश कैसे स्टार्ट हुआ ये नहीं पता, बट ये पता है कि इस समय हिंदू वर्सेस मुसलमान में चल रहा है। और नेपाल में मुसलमान कुछ ज्यादा नहीं है, 5% है केवल, वो सब रहते हैं भारत के सटे हुए बॉर्डर पर। भारत से जो सटा हुआ बॉर्डर है यहां रहते हैं, देखिए भारत से सटा हुआ जो बॉर्डर है यहां रहते हैं मुसलमान, जो थोड़े बहुत हैं, ठीक है। अब यहाँ के मुसलमानों ने किया क्या कि जिस जगह पर ये 4% भी हो गए, किसी शहर में, किसी गांव में, किसी बस्ती में, वहां ही तुरंत अपना डिमांड रखना स्टार्ट कर देते थे कि यहाँ पर देखो इस पूरे गांव का नाम बदल दो, इस्लाम नगर कर दो, इस तरह से, और इन्होंने कर भी दिया था। इस वजह से भी लोग चिड़े हुए थे। तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि यहाँ की मस्जिदों में जिस तरह से ये लोग अपना भगवा लहरा रहे हैं या तोड़ रहे हैं, वटेवर जो भी है, तो इसीलिए ये प्रतिक्रिया है कि आपने इस तरह से लोगों को ब्रेन वॉश किया, इस तरह से लोगों को आप वहाँ पर भड़काते रहे, तो इसीलिए अब वहाँ पर लोगों का गुस्सा निकल रहा है। कई जगह तो ये वायरल हो रही है तस्वीर कि योगी आदित्यनाथ का भी फोटो लेकर के ये लोग निकल रहे हैं, तो लोग मीम बना के कह रहे हैं कि गलत देश का हिंदू जाग गया। अब कहीं का भी जागा हो, जागा तो है ही है, काम कर रहा है भाई अपना। इस तरह से आंदोलन वहाँ चल रहा है। और जबकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर जा रहे हैं दरगाह पे, दरगाह में उनकी फ़ोटो खिंच रही है, वहाँ भी हाथ जोड़ गए उनकी गलती से, जैसे अखिलेश यादव ने जोड़ दिए थे एक बार। और बालेन शाह भी हाल फिलहाल में एक मौलाना के घर जा कर के दावत का सेवन कर रहे थे। तो बालेन शाह भी इस मूड में दिख नहीं रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाने के मूड में है, पर जनता का आक्रोश जिस तरह से है, अभी नहीं तो 3 महीने बाद सही, 6 महीने बाद सही, 1 साल बाद सही, आप देखेंगे एक बड़ा बदलाव नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। बालेन शाह चाइना में बड़ा इंटरेस्टेड था, चाइना के साथ वार्ता भी कर रहा था। बालेन शाह ने अभी भारत विरोधी कुछ बातें भी कही कि ये नक्शा ऐसे नहीं ऐसे है, ये भूमि हमारी है, भारत की नहीं है, इस तरह से बात करी। तो जब बालेन शाह इस तरह के सुर आलाप रहा था और वहाँ एक प्रोटेस्ट हो जाता है जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, तो आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट किसके फेवर में जाएगा? मैं बस ऐसे पूछ रहा हूँ। अगर ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है 1% के लिए, तो एक तो इस प्रोटेस्ट का असर फिर भारत में भी पड़ेगा। कई लोगों को नेपाल बनाना था ना भारत को, अब बनाओ। और दूसरा ये कि बालेन शाह प्रेशर में आ जाएगा। तो बालेन शाह प्रेशर में आएगा तो फायदा किसको होगा? भारत को होगा। यानी कि ये प्रोटेस्ट भारत के हित में जा रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। और ये हो गई नेपाल की बात। तो अब नेपाल में देखोगे, अगर ये दंगे ज़्यादा भड़कते हैं या किसी तरह से मोबिलाइजेशन होता है, ये मुसलमान भाग के भारत की तरफ आने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए भारत ने क्या किया है कि अपने ये तो एक मैं आपको दिखाता हूँ, पाकिस्तान नहीं, हमारे यहाँ, हाँ, 7 यूपी डिस्ट्रिक्ट्स ऑन हाई अलर्ट। हमने यूपी के 7 जिलों को हाई अलर्ट पे रखा है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी बात है पिछले साल की ही बात है, जब यूपी में ये देखने को मिला, ये न्यूज़ बड़ी चर्चा में रही पिछले साल, कि यूपी से सटे जितने भी इलाके हैं, यूपी नेपाल से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर अवैध मस्जिदें गिरा दी गई हैं, मजार गिरा दी गई हैं, मदरसे गिरा दिए गए हैं, क्योंकि ये मानना था कि यहाँ से संचालन हो रहा था वो सब चीज़ों का जो पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल के रास्ते फिर भारत लाई जाती थी। यानी कि जो संभावना थी कि नेपाल से भग के ये लोग आके यहाँ मदरसे में छुपते, वो संभावना ही खत्म हो गई। अर्थात भारत को बहुत पहले से पता था कि नेपाल में कल कोई स्थिति हो सकती है। अभी भी देख लो बांग्लादेश में जो स्थिति बन रही है, नेपाल में जो बन रही है, और अभी मैं पाकिस्तान पे आऊंगा, इस स्थिति से पहले ही भारत को 4-5 महीने पहले ही पता था कि ये हो सकती है, तो हमने बॉर्डर के 15 किलोमीटर के इलाके खाली करा लिए। तो इंटेलिजेंस किस लेवल पर काम कर रहा है ये देखिए। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। तो
और इसलिए एसआईआर जरूरी था, बांग्लादेशियों को छांटना जरूरी था, बॉर्डर सील करना जरूरी था। और आप देख रहे हैं बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है तेजी से सील कर दिया गया, उसे हो गया सील, वो काम हो गया पूरा खत्म। इतनी जल्दी क्या थी? क्या भारत को पता था कि ऐसा होने वाला है? ये तो पता उसी को हो सकता है जो, खैर ये आप जान रहे हैं। उसके अलावा अब आइए पाकिस्तान पर, कि पाकिस्तान क्यों बेचैन है बेचारा। पाकिस्तान बेचैन इसलिए है साथियों, एक मैं आपको एग्जांपल ये बता दूं, नेपाल वाला। नेपाल में 4% मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी, उन्होंने एक विलेज का नाम कर दिया इस्लाम नगर। ठीक है, इस बात को लेकर के भी लोकल हिंदूज वहाँ पर विद्रोह करने लगे कि भाई ये सब चल क्या रहा है। तो जब अब ऐसे ये लोग यूरोप में कर रहे हैं, ऐसे यूके में कर रहे हैं, ऐसे ही इन्होंने स्पेन के साथ किया, तो ये तो पूरी दुनिया की रीत है इनकी। बहरहाल ये देखिए, ये एक यूट्यूबर को किस तरह से वहाँ का एक लोकल मुसलमान मार रहा था, पीट रहा था, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, जहाँ थोड़ी सी मात्रा बढ़ी वहाँ ये होता है। उसी तरह से ये कहाँ का है, ये अमेरिकन ट्रूप्स हैं जो चट्टागांव बॉर्डर, चट्टागांव ट्रैक्ट्स में अपना एक प्रैक्टिस कर रहे थे, युद्धाभ्यास कर रहे थे, तो उसका वीडियो है। ठीक है, इधर बांग्लादेश की तरफ से भारत को धमकी आई है कि अगर शेख हसीना का आपने लाइव टेलीकास्ट करा दिया बांग्लादेश में, या इस तरह का वीडियो बना करके संबोधन करा दिया, तो भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगड़ जाएंगे। बिगाड़ लो यार, हम तो कह रहे हैं अच्छे से बिगाड़ लो, एक ढंग से बिगाड़ ही लो। ठीक है, इधर ये बच्ची पाकिस्तान से वीडियो आया है, पाकिस्तान से तो क्या ही आया है, ये आया है पीओके से। पीओके में ये बच्ची बता रही है कि किस तरह से वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी बर्बरता कर रही है, वहाँ पर आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। लेकिन पीओके का आंदोलन भी इस समय तीव्रता पर है। पीओके में चल रहा है, नेपाल में चल रहा है, बांग्लादेश में स्थिति बन रही है। अब भी आप नहीं समझ पा रहे तो भैया आपको मैं कैसे समझाऊं। ठीक है, क्या लिखा है, पाक ने भारत सीमा पर तैनात की, हाँ, चीन से मंगवाई 250 हॉवित्जर तोप, 72 किलोमीटर तक दागेंगी गोला। साहब ये एक बड़ी सीरियस सी बात है, इस पर भी मैं आता हूं। चलिए देखिए, ये है वो आर्टिलरी गन या तोप कह लो, जो इस समय पाकिस्तान भारत की सीमा पर लगा चुका है। 250 से 300 इस तरह की गन्स हमारे राजस्थान के बॉर्डर पर इस समय तैनात कर दी गई हैं। और जब इस तरह की गन्स तैनात की जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो देश बहुत सीरियस है युद्ध करने के लिए, समझ रहे हैं आप। और इन गनों का इस्तेमाल पाकिस्तान जनरली, देखिए, पाकिस्तान को ये सारी गन्स वगैरह चाइना के द्वारा प्रदान की गई हैं, और चाइना ने पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी भी दी है कि आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो, और पाकिस्तान खुद भी बना करके बैठा हुआ है इन SH-15 हॉवित्जर गन्स को या आर्टिलरी गन्स को। पाकिस्तान को चाइना ने इतना कुछ दे दिया है कि पाकिस्तान इस समय चाइना के हथियारों से लैस है और बेचैन है युद्ध करने के लिए। जिसमें मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ। आर्मी को दिया है अल खालिद टैंक, VT-4 टैंक, SH-15 हॉवित्जर, A-100 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, HJ-9 एंटी टैंक मिसाइल, F-96 रॉकेट सिस्टम। ठीक है, और ये नारीनाके ट्रक और आर्मर्ड व्हीकल नेवी को दे रखा है। टाइप 054A फ्रिगेट, टाइप 0 नाम बोलने से क्या होगा, पर नेवी को बहुत कुछ दे रखा है। JF-17, J-10CE, K-8, Y-8, ZDK-03, इस तरह के कुछ इनको प्लेन दे रखे हैं, जेट दे रखे हैं। ठीक है, और किस तरह से सरफेस टू एयर मिसाइल भी दे रखी है, किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम दे रखा है, HQ-16 दे रखा है, अलग अलग प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम दे रखे हैं, ड्रोन्स दे रखे हैं। और ये इनका क्या हाल किया था हमने ऑपरेशन सिंदूर में, ये भी हम जानते हैं। लेकिन अभी हमें इंटरेस्ट है इसमें SH-15 हॉवित्जर टैंक में। अब इसके जरिए बताया जा रहा है, मैंने 2-3 जगह आंकड़े देखे, मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूं। एक जगह बताया गया कि साहब ये इसकी मारक क्षमता है 72 किलोमीटर, और एक जगह बताया गया कि 50 किलोमीटर। पर जो भी है, अच्छी खासी मारक क्षमता है, बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल इसके पहिए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। जबकि जो हमारा है K9 वज्र, ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता भी अच्छी खासी है, 50 किलोमीटर के आसपास है। और इस पर अगर आप गोला दागते रहोगे तो बड़ी आसानी से ये नहीं टूटता है, ध्वस्त नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। बहुत इसकी
जो है रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जबकि इस पर एक गोला दाग दिया आपने तो पूरा नष्ट हो जाता है। अंतर ये है। अब जो भी हो, पाकिस्तान की सेना के पास उतना बल नहीं है, उतनी स्मार्टनेस नहीं है कि इतने हथियारों से हमसे लड़ पाए वो। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बॉर्डर पर पाकिस्तान हर तरह से अपने वेपन्स लगा करके लड़ाई के मूड में आ चुका है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण पीओके है, जो आप जान रहे हो कि उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। पीओके में इस तरह से वो फायरिंग कर रहा है, लोगों ने गोलियां इकट्ठी करके दिखाया है कि देखो पाकिस्तान की फौज किस तरह से हम पर गोले या गोलियां बरसा रही है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान इतना ज़्यादा बेचैन है कि पाकिस्तान ने देखो अल जजीरा को ही बैन कर दिया, क्योंकि वो येलो जर्नलिज्म कर रहा था पाकिस्तान के अनुसार। पाकिस्तान का कहना यह है कि अल जजीरा पीओके की खबरें दिखा रहा है, इसलिए हम उसको बैन करते हैं। अल जजीरा नाम का जो न्यूज़ वेबसाइट है या न्यूज़ आउटलेट है, वो कतर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगर पाकिस्तान इसको बैन करेगा तो कतर से जो संबंध बेहतर करना चाह रहा है वो हो नहीं पाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो फिर कतर को जाहिर सी बात है भारत के साथ ही आना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के द्वारा बैन करने पर यह बताया जा रहा है, या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने पीओके में क्या स्थिति कर रखी है। उसके साथ ही पाकिस्तान में एक फिदायीन हमला भी हुआ है, ये खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, जहां पर एक आदमी बम लगा करके थाने में घुस गया और फट गया, जिससे 5 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 15 की टोटल मौत हुई है। ठीक है, ये खैबर पख्तूनख्वा की बात है। और पीओके में कत्लेआम की रिपोर्टिंग पर लोग लगाने की कोशिश, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, बाकी किस तरह से ये SH-15 होवित्ज़र तोप लगा रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात को। समराइज़ कुछ इस तरह से है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो फट गया, ये खबर यहाँ की है। पिछले वीडियो में भी मैंने खबर बताई थी जो इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में मारकाट मची थी। पीओके में किस तरह से ये कर रहा है आपके सामने है। ये तोपें ला के लगा रहा है हमारे बॉर्डर पर, ये भी आपके सामने है। उसके साथ ही ये अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुका है, आपके सामने है। सिंध लोग पानी से परेशान हैं, आपके सामने है। पाकिस्तान इस समय महंगाई से परेशान है, पैसे नहीं है उसके पास, अलग अलग देशों से संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है, आपको पता है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान अगर इसको नहीं समेट पाया जल्द से जल्द तो पाकिस्तान के टुकड़े भी हो सकते हैं, मतलब और प्रांत भी बन सकते हैं। अभी आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 पीओके को भी मान लो, चलो हटाओ, वो भी पाकिस्तान ने कब्जा तो कर ही रखा है, टोटल 5 है। इस समय विचार ये हो रहा है या इस तरह की बातें आ रही हैं कि हो सकता है टूट करके, जैसे मान लो बलूचिस्तान है, ये 2 हिस्से हो जाएं, या खैबर पख्तूनख्वा ये 2-3 हिस्से हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। लोग इस तरह की भी वहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जब इस तरह की सिचुएशन में फंस जाता है तो वो अपने देशवासियों को इकट्ठा करने के लिए, किसी एक मुद्दे पर साथ लाने के लिए भारत पर ही अटैक करता है। इसलिए आने वाले समय में पाकिस्तान हो सकता है ये काम कर दे, और पाकिस्तान अगर ये काम करेगा तो पाकिस्तान का इस बार अंजाम यही होगा कि हम पीओके लेंगे और बलूचिस्तान अलग होगा, ये कन्फर्म है। अब आप एक छोटा सा सवाल मेरे से ये पूछोगे कि पाकिस्तान की चाइना इतनी मदद कर रहा है, उस दिन तो मैं कह रहा था कि चाइना, भारत और रशिया मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा ही, क्योंकि भाई उसको भी आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद सही, भारत को तो रोकना ही है, तो चाइना तो करेगा। हम भी तो कर रहे हैं फिलीपींस की मदद, हम भी तो कर रहे हैं वियतनाम की मदद, हम भी तो कर रहे हैं इंडोनेशिया की मदद, तो ये तो चलता ही रहेगा। एक दूसरा, चाइना ज़्यादा से ज़्यादा हथियार पहुँचाएगा, अच्छी बात है, पहुँचा। पाकिस्तान उतना ही व्याकुल होगा लड़ने के लिए, उतनी जल्दी हम उसे लड़ेंगे, उतनी जल्दी पीओके वापस आएगा, तो इनडायरेक्टली हमें तो फायदा ही होगा। ठीक है, हमको कुछ पैसे का नुकसान हो सकता है, भगवान ना करे हमारा कोई भी जवान शहीद हो, अगर इस तरह से हम ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर चाइना कल को ताइवान लेगा, हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। किसी को वेनेजुला चाहिए था, किसी को यूक्रेन चाहिए, कोई पीओके लेगा, किसी को इजराइल को अपना क्षेत्रफल बढ़ाना है, किसी को पीओके चाहिए अपना, किसी को अपना ताइवान चाहिए, सब अंडरस्टैंडिंग है, सब अपना अपना काम कर रहा है, कोई किसी में दखल अंदाजी नहीं कर रहा है। तो इस तरह से वेपन दे देना या इस तरह से मदद कर देने को आप ये मत समझना कि चाइना भी हम पर आकर के टूट सकता है, नहीं टूटेगा, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो इस तरह से हमारे बॉर्डर्स इस समय सेंसिटिव हो चुके हैं, और इस तरह से हमारी जो इंटेलिजेंस है काम कर रही है कि हमारी इंटेलिजेंस को पहले से ही पता था कि कहाँ पर क्या होना है, और बहुत दूर के सोच करके हम ये काम कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए हमारे होम मिनिस्टर लगातार मीटिंग करते रहें, डार्क रूम में रह करके डिस्कशंस करते रहें, डोवाल साहब भी लगे रहें, और कैसे भी करके हम किसी भी प्रकार की हुड़दंग से बचे रहें। हमारे लिए प्राइम मोटिव वही है, और कोशिश ये भी की जा रही है कि जैसे यहाँ हुड़दंग अंदर ही अंदर पैदा हो रहा है, भारत में भी सीजेपी के रूप में एक हुड़दंग पैदा किया जाता, जिसको पहले ही डिफ्यूज़ कर दिया गया। आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आपको पता चलेगा कि सीजेपी के तार कहाँ से जुड़े हुए थे। ये कोई छात्रों के लिए नहीं आए थे, छात्रों के लिए आते तो पंजाब में भी आवाज़ उठाते, झारखंड में आवाज़ उठाते, कर्नाटक में आवाज़ उठाते, ये किसी और उद्देश्य के लिए आए थे।
भारत पर दबाव बनाने के लिए आए थे किसी फॉरेन ताकत के द्वारा, लेकिन वो हो ना सका। आने वाले समय में आप देखना, आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। बेल आइकन दबा लेना, उसी से नोटिफिकेशन पहुंचता है। और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं। मैं जनरली कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने को, आपने गौर किया होगा, पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे तो आप तक चैनल की नोटिफिकेशन पहुँच नहीं रही है। हमें दबाया जाए, उससे अच्छा है कि आप हमारा समर्थन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।